हम लोगों ने सबसे पहले रेटिंग स्केल जाना कि निर्धारण मापनी क्या होती है। निर्धारण मापनी होती है निश्चित मापदंडों का प्रयोग करके आंकड़ों का हम संकलन करते हैं, जिसपे इसके टाइप न्यूमेरिकल स्केल बताए गए हैं, ग्राफिकल स्केल बताया गया है, स्टैंडर्ड स्केल बताया गया है और रेटिंग बाई कम्युलेटिव स्केल बताया गया, जिसमें कम्युलेटिव स्केल का मतलब होता है संचयी। रेटिंग स्केल में हमने बताया था जैसे क्लासरूम होती, क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, अब 50 बच्चों की कंडीशन क्या है तो उनके लिए हमने 4 पैमाने बता दिए। सबसे पहले एक्सीलेंट हो गया, दूसरा वेरी गुड हो गया, तीसरा आपका गुड हो गया आपका, और चौथा आपका पुअर हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे 50 बच्चों में 10 बच्चों ने एक्सीलेंट वर्क किया है क्वेश्चन पेपर को, और 5 बच्चों ने जो है वेरी गुड परफॉर्मेंस दिया है, और 10 बच्चे यहाँ पर जो है आपके 15 बच्चों ने गुड परफॉर्मेंस मतलब एवरेज दिया है। कह सकते हैं गुड का मतलब एवरेज दिया है, एवरेज परफॉर्मेंस दिया, और वहीं पर आपके 20 बच्चे जो होते वो पुअर मतलब कि वो फेल हो गए हैं। तो ये कंडीशन पूरे क्लासरूम की जब कंडीशन में बतानी होती है तो हम रेटिंग स्केल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रेटिंग स्केल का जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, हाशमी जी ने हम लोग को एक एग्जांपल दिया कि इस समय जो ग्रेडिंग सिस्टम चल रही है कहीं ना कहीं रेटिंग स्केल को वहां पर लगाया गया है। तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। इसके बाद हम लोग क्वेश्चनर की बात करें तो क्वेश्चनर का प्रयोग, प्रश्नावली का प्रयोग हम बड़ी जनसंख्या के लिए करते हैं, जहां पर हमको योजनाएं बनाने या निर्माण करने में या प्रशासन करने में बहुत ज्यादा सरलता होती है। क्वेश्चनर जो है मुख्य रूप से दो टाइप्स इसको हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं। पहला टाइप हम लोग को क्या मिलता है, पहले टाइप में स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें संरचित और असंरचित होता है। संरचित में क्या होता है, पहले से हम चीजों को बनाकर लेकर जाते हैं प्रश्नावली को, लेकिन इन कंडीशन लेकर गए और हमारे लिए वहां पर वो यूजफुल नहीं हुई, तो उस समय जिस समय हम उसको कुछ क्वेश्चनों को घटाते या बढ़ाते हैं परिस्थितियों को देखकर, वो नॉन स्ट्रक्चर में चला जाता है। फिर इसके क्लोज और ओपन एंडेड में क्या होता है, क्लोज में हम बंद प्रश्नावली जो होती है जिसको जो है हम कहते हैं कि आप जैसे मान लो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, अब हम इन लोगों से कहा कि आप लोग जो है इसको घर लेकर जाइए और इसको भरकर लेकर कल आइएगा, तो वो हो जाए। पर ओपन में क्या होता है, वहीं पर बैठकर हम भरवा लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो के दोनों चीजें होती हैं आपकी। अब आप पूछो क्या पूछ रहे हो। सर ये क्लोज और ओपन का मेरा क्लियर नहीं हुआ, इसमें क्या क्या होता है। क्लोज और ओपन में आपका क्लियर नहीं हुआ ना। क्लोज और ओपन में क्या होता है, क्लोज में होता है कि बंद प्रश्नावली, इसमें क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल, जैसे मान लो मेरे पास पॉपुलेशन कम है, इसका प्रयोग हम कम पॉपुलेशन पे कर सकते हैं। जैसे मान लो 1000 लोग हैं तो 1000 लोग, जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखते होंगे, क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, जैसे हम लोग का यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके 4 सेट बनाए जाते हैं, ए बी सी और डी। ये 4 सेट इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये क्लोज्ड फॉर्म में रहते हैं, कोई इसको जान नहीं पाता, इसलिए इसको क्लोज्ड फॉर्म कहा जाता है कि सबके प्रश्न अलग अलग तरीके से होंगे। ठीक, तो ये क्लोज फॉर्म में जाता है। वहीं पर ओपन फॉर्म में क्या होता है, ओपनली सबसे, जैसे आपसे पूछा, ओपनली का मतलब होता है कि आपसे जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, 1000 बच्चे बैठे या 100 बच्चे बैठे, 100 बच्चों में से हमने क्या किया, 10-10 बच्चों या 20-20 बच्चों का पेयर बना दिया, 5 ग्रुप बना दिए, और मैंने आधे घंटे में पांचों ग्रुपों का जो एनालिसिस कर लिया, उनसे क्वेश्चन पूछिए और भर लिए उनसे। ठीक, तो ये ओपन फॉर्म होता है, ये क्लोज फॉर्म होता है। क्लियर है? जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अब याद रख लो, अगर इतना पूछते हैं तो ओपन में और क्लोज में होता है कि इसकी मुख्य क्वालिटी, मुख्य विशेषता क्या होती है, बंद प्रश्नावली होती ये वस्तुनिष्ठ होती है, मतलब ऑब्जेक्टिव होती है। क्या होती है, जैसे हम लोगों ने अपने क्वेश्चन पेपर को बताया, जबकि ये डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है। क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है। जैसे आप कह सकते हो आपका बीएड का एग्जाम हो, एमएड का एग्जाम हो, ठीक है, या बीए का कोई एग्जाम होता है, बीएससी का कोई एग्जाम होता है, तो देखते हैं पूरा का पूरा पैटर्न एक जैसे ही क्वेश्चन पेपर बन के आते हैं, तो वो ओपन क्वेश्चन पेपर होता है ना, ओपन फॉर्म में होता है। कि देखा होगा आपने कि जैसे मान लो बीएड का एग्जाम हो रहा है, तो आपके एक पेपर है, सबका सब एक जैसा ही बनेगा, उसमें कोई टाइप्स अलग बनाकर नहीं आता है आपका।
होता है नहीं होता है। तो ये आपका ओपन फॉर्म में आता है, जो कि विस्तृत और बड़े फॉर्म में आता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में आता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप में आता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। ये दोनों भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्लियर है पॉइंट, बताओ। हेलो, क्लियर है पॉइंट, चले आगे, बोलिए। चलो चलो ठीक। अब इसके बाद आता है हम लोग का आता है एटीट्यूड स्केल आता है। क्या आता है? एटीट्यूड स्केल आता है। एटीट्यूड क्या होता है भाई? एटीट्यूड की क्या बोलते हैं? नक्शा मारना, बड़े नक्शे मार रहे हो ना, तो ये बोलते हैं हम लोग एटीट्यूड स्केल पे। जैसे हम लोग के क्लोजली कोई फ्रेंड होता है, उससे हम बात करना चाहते हैं, लेकिन वो जो है इधर उधर घुमाता रहता है, तो कहते नहीं हम लोग कि बड़े नक्शे, आजकल वो बड़े नक्शे मार रहा है, वो कहते हैं ना। तो वही आपका एटीट्यूड स्केल होता है आपका। देखिए सर, सर बोलिए। सर, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर का बड़े पॉपुलेशन पे होता है ना, और इसका क्लोज फॉर्म ओपन फॉर्म का छोटे। हाँ, ये क्वेश्चन क्या देख रहे थे? एटीट्यूड स्केल। एटीट्यूड स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति मापनी होती है। अभिव्यक्ति आपने पढ़ा होगा। अभिव्यक्ति क्या होता है? कहता है कि एटीट्यूड आर इंडिविजुअल मेंटल प्रोसेस। क्या होता है? इंडिविजुअल मेंटल प्रोसेस which determine both the actual and potential response of each person in a social world। कहता है कि अभिव्यक्तियां जो होती है व्यक्तिगत मानसिक प्रक्रियाएं हैं। क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल मेंटल प्रोसेस है आपका। ठीक, इंडिविजुअल मेंटल प्रोसेस है ये एक तरीके से, जो कि यह कहता है जो वास्तविक और संभावित दोनों को निर्धारित करती कि वास्तविकता में क्या चीजें हैं और जो है हम लोग क्या सोचते और इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बारे में बताती और कहती है कि ये सामाजिक दुनिया के बारे में, सामाजिक संसार के बारे में प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करती है, बताती है। कहता है कि सिंस an attitude is always directed towards some object, it may be defined as the state of mind of the individual toward a value। मतलब कहता है कि ये इसमें कहता है हमेशा किसी वस्तु की ओर निर्देशित होता है, मतलब हमेशा किसी वस्तु की ओर ये लगा रहता है, और कहता है कि इसे स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या फिर एक मूल्य की ओर व्यक्ति का मन क्या है। मतलब एटीट्यूड का मन होता है कि हमारा किसमें, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि हमारा उसमें क्या इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट और एटीट्यूड दोनों में अंतर होता है थोड़ा सा। इंटरेस्ट क्या होता है? जब किसी चीज में हमारी कोई चीज हमारे क्या लगाव लग जाए। एटीट्यूड में क्या होता है कि हमारे अंदर किसी भी चीज की उत्पत्ति हो। मान लो हमें जो है मैथ्स, हमें जो है गणित पढ़ना नहीं अच्छा लगता था, ठीक, मैथ्स पढ़ना नहीं सर, लेकिन एक टीचर आए, एक टीचर ने गणित को बहुत अच्छे से हमको पढ़ाया, तो हमारे अंदर क्या हुआ कि वो इंटरेस्ट पैदा हो गया। ठीक, इंटरेस्ट पैदा हुआ। अब वो इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई गणित हमें आने लगी। हमने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन खूब प्रैक्टिस करी, महीने भर प्रैक्टिस किया, गणित हमें अच्छी आने लगी। तो इसको बोलते इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन जब यही इंटरेस्ट बढ़ के अब मुझे गणित अच्छे तरीके से आने लगी, मेरे फ्रेंड ने कहा कि अरे मित्र मुझे एक सवाल बता दो। मैंने कहा आज नहीं कल बताएंगे, फिर मैंने कहा आज नहीं कल बताएंगे। तो ये कहा, तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि गणित की महारत जब हमें हासिल हो गई और उसके द्वारा, तो इंटरेस्ट से एटीट्यूड में कैसे आते ये मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट धीरे धीरे, जब आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डीप चलाता है तो वही जो आपका एटीट्यूड आ जाता है। ठीक है, एटीट्यूड का मतलब होता है आपके अंदर क्षमताएं ज्यादा हो जाती हैं, आप सभी चीजों के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से जानने समझने लगते हैं, जो कि इंडिविजुअल रूप में आपके साथ जुड़ा रहता है आपका। क्लियर है? यहाँ पर ये व्यक्ति की स्थिति, एक विशेष स्थिति बताता है ये आपका। आई होंगे? जी सर। ठीक है,
एटीट्यूड के बारे में बहुत सी चीजें हैं, कंपोनेंट्स इसके क्या होते हैं, जैसे इसमें फीलिंग्स आती है, थॉट्स आते हैं, एक्शन एंड रिएक्शंस आते हैं आपके। तो एटीट्यूड में आपको ये सब चीजें पढ़ने को देखने को मिलती है हम लोगों में ना, ठीक है। अब इसके अगर एटीट्यूड के कंपोनेंट्स अगर हम पढ़ना चाहेंगे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल होते हैं। तो कॉग्निटिव के ये एटीट्यूड के कंपोनेंट्स है जो कि साइकोलॉजी में आप लोग को पहले से ही आप पढ़ रखे हो, ठीक है। एटीट्यूड के बारे में हम लोग जान चुके ना। सर इसमें यही इतना ही है? हाँ इतना ही है। अब लेकिन जब इतना ही है तो इसके अंदर कुछ और भी तो होंगी। अब इसके अंदर जो आता है आपका, तो सर इसमें देखिए तो मैं बता रहा हूँ, मापना जो क्या है? एटीट्यूड स्केल होता है, अभिव्यक्ति मापनी जो होती है, इसके अंदर थर्स्टन की मापनी आती, थर्स्टन स्केल होता है, याद रखिएगा। थर्स्टन स्केल आता है आपका, ठीक है। नंबर 1 थर्स्टन स्केल आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समेटेड रेटिंग स्केल बोलते हैं, वो सॉरी पेयर्ड कंपैरिजन स्केल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो थर्स्टन ने जो स्केल दिया था उसका नाम लिख लेंगे, उसका नाम लिखेंगे पेयर्ड, ठीक है, पेयर्ड कंपैरिजन, ठीक है, पेयर्ड कंपैरिजन, ठीक है, लिखेंगे पेयर कंपैरिजन स्केल, ठीक है। थर्स्टन ने जो स्केल दिया था उसका नाम है पेयर कंपैरिजन स्केल है आपका। फिर इसके बाद आपका आता है लिकर्ट की। लिकर्ट ने कौन सा दिया था, ठीक, लिकर्ट ने कौन सा दिया था बताओ। लिकर्ट ने दिया था समेटेड रेटिंग स्केल, ठीक है, समेटेड, ठीक है, समेटेड रेटिंग स्केल, ठीक, समेटेड रेटिंग स्केल होता है या समेटेड रेटिंग स्केल बोलते हैं। तो फिर आपका स्केलोग्राम एनालिसिस एक आता है, ठीक, स्केलोग्राम एनालिसिस भी आता है आपका, ठीक, सेमेंटिक डिफरेंशियल स्पेशियल आता है आपका। तो ये सब एग्जाम में थर्स्टन और लिकर्ट का पूछा जाता है आपसे, ठीक है। हम लोगों से थर्स्टन का और लिकर्ट का स्केल पूछा जाता है, थर्स्टन का। तो थर्स्टन का जो स्केल आया था, जो थर्स्टन स्केल होता है, ये 1928 ईस्वी में आया था, ठीक है। कब आया था, 1928 ईस्वी में थर्स्टन स्केल आया था आपका, ठीक, 1928 ईस्वी में ये बनकर आया था। अब थर्स्टन स्केल जो ऐसा पहला तकनीक था जो यह विशेष मुद्दों पर विशेष मुद्दों के रूप में बनाया गया था। इसका महत्वपूर्ण एक शोध गतिविधि में भूमिका बहुत ज्यादा होती है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट होता है या जो ग्रुप होता है या जो समूह होता है, उनके बीच अंतर को दिखाने में ये मदद करता है। कौन, एटीट्यूड स्केल में जो आपका आता है थर्स्टन स्केल जो बताया था, क्या कह रहे, पेयर कंपैरिजन स्केल। इसमें बताएंगे कोई समूह होगा, ठीक है, कोई समूह हो या मान लो कोई समूह हो या कोई उत्पाद हो या प्रोडक्ट हो, उनके बीच डिफरेंस को बताने में मदद मिलती है, उनके बीच अंतर को बताता है, ठीक, उनके बीच अंतर को बताने का प्रयास करता है। लेकिन यहीं पर जो हम लिकर्ट की बात करेंगे तो लिकर्ट का जो आया था 1932 ईस्वी में आया था आपका। कब आया था, 1932 ईस्वी में आया था, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें ये एक सर्वेक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। किसके, ये एक सर्वे के रूप में इस्तेमाल किया गया, सर्वे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। हाँ आवाज आ रही,
जी बताओ। सर, फिर सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ, लिकर्ट वाले में हमने क्या बताया था, लिकर्ट वाला जो है 1932 में आया था और इसका प्रयोग मुख्य रूप से सर्वे के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें कहता है कि यह मापनी जो है लिकर्ट मापनी, जिसे 1932 ईस्वी में लिकर्ट ने इसको विकसित किया था। इसका प्रयोग आमतौर पर रिसर्च में, अनुसंधान में, दूसरे शब्दों में किया था, जिसे हम कहते हैं साइकोमेट्रिक स्केल। क्या कहते हैं? साइकोमेट्रिक स्केल के नाम से भी जानते हैं इसको। क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा, साइकोमेट्रिक स्केल। साइकोमेट्रिक स्केल, ठीक, इसको हम साइकोमेट्रिक स्केल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिसर्च में इसको हम दूसरे नामों से हम प्रयोग करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में सर। हाँ सर ये इसी को मतलब साइकोमेट्रिक कहते हैं। हाँ, साइकोमेट्रिक स्केल जो है लिकर्ट ने ही दिया था। लेकिन एक एग्जाम में आता है कि सोशल स्केल किसने दिया था, ये ज्यादा पूछा जाता है। सोशल स्केल, ठीक, तो सोशल स्केल किसने दिया था? तो ये दिया था बोगार्ड्स ने। किसने दिया था? बोगार्ड्स ने दिया था। ठीक है, बोगार्डस, ठीक है, बोगार्ड्स ने दिया था आपको। तो यहाँ पर इस कहते हैं कि यह पैमाना जो है क्रिएटेड बाय इमोरी बोगार्ड्स। इमोरी द बोगार्ड्स स्केल इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्केल, मतलब मनोवैज्ञानिक परीक्षण पैमाना था ये, बोगार्ड्स ने बनाया था। इसका प्रयोग मुख्य रूप से सामाजिक पैमाने को विशेष रूप से मापने के लिए मैंने सामाजिकता के आधार पर किसी भी व्यक्ति की क्या स्थिति है उसके बारे में इसको बताता है ये। ठीक है, ये कहेंगे सोशल पैमाना जो है, सामाजिक पैमाना जो है, इसका विशेष रूप से समाज में लोगों की क्या स्थिति है इसके बारे में बताता है। आपका क्या बताता है? विलनेस टू ए पर्टिकुलर कंटेंट। समझ आ रहा? सर बोलिए। हेलो सर, तो इसमें कैसे चेक किया जाता है, इसको कैसे मापना रहे तो कैसे मापेंगे? किसको? ये सोशल वाले को? सोशल वाले को नहीं सर, एटीट्यूड स्केल। सोशल कंडीशन में उसकी देखेंगे, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी योग्यता क्या है, वो समाज में कैसे काम करता है, एक दूसरे से कैसे बोलता है, तो उसके लिए पैमाना बनाते हैं। उस पैमाने के आधार पर ये बताते हैं हम लोगों को। ठीक है, पैमाने के आधार पर ये सब चीजें हम लोगों को बताते हैं। सर ये पूछ रहे हैं कि जो एटीट्यूड स्केल होता है तो इसमें कैसे चेक किया जाता है? जैसे रेटिंग स्केल में हम उस तरीके से चेक करते हैं। हाँ, अभिव्यक्ति मापनी में देखिए, अभिव्यक्ति मापनी जो होती है, अभिव्यक्ति मापनी में आपको लिकर्ट मिलती है और थर्स्टन मिलती है। थर्स्टन में सबसे पहले देखिए एटीट्यूड स्केल आपको नापना है तो आपने लिकर्ट का मान लो थर्स्टन का प्रयोग किया, तो थर्स्टन में क्या बोला, किसी समूह या किसी प्रोडक्ट के बीच, उनके बीच कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद तब हम निकालते हैं, तो ये आपका एटीट्यूड स्केल के अंतर्गत आता है। वही कह रहा है लिकर्ट को साइकोमेट्रिक स्केल भी बोलते हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक स्थितियों के आधार पर मनोवैज्ञानिक प्रयोगों को करके जो हम इसका निकालते हैं, तो ये आपका एटीट्यूड स्केल के अंतर्गत आता है आपका। सर वो समझ में आ रहा है, ये पूछ रहा है मेथड क्या होगा, कि मतलब किस तरीके से निकालेंगे? मेथड इसमें एक स्केल बना लेते हैं। जैसे मान लो ये अच्छा बना रही है, ये डाल दिया तटस्थ, ठीक है, ये कह रहे हैं कि कम अच्छा, कहेंगे कम तटस्थ बोलेंगे, या कम स्थायी बोलेंगे, ये बोलेंगे अधिक स्थायी, अधिक स्थायी। ठीक है, यहाँ पर ये वैसे यहाँ पे लिखेंगे और इधर बना लेंगे,
तो ऐसे इसके लिए बनाए जाते हैं, मतलब कुल मिला के ये एक स्केल होता है, उस स्केल के आधार पर इसको बताया जाता है आपका। ठीक है, कि एक स्केल बना, जैसे हम लोगों ने रेटिंग स्केल बनाया था ना, वैसे यहाँ पर भी एटीट्यूड स्केल बनाते हैं और साइकोलॉजिकल यहाँ पर टेस्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने में हम देखते हैं कि एक ग्रुप ए का क्या कंडीशन है, ग्रुप बी की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस को उनको लिखते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो उसमें जो है कोई एक नहीं, कई ग्रुप, जब मान लो दो ग्रुप है तो दो ग्रुप का बनाया हमने, वहां पे देखा कौन कितने कितने कैसे लोग यहाँ पर आते हैं आपके। ठीक, हेलो 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 जी सर। आवाज आ रही? जी सर। चलो ठीक, तो यहाँ पर ये चीजें आपकी हो जाती हैं आपकी। हाँ, फिर ये हो गया, यहीं पर आपका एक आपको मैंने बताया था क्या, एटीट्यूड हो गया। अब एटीट्यूड के बाद आता है एप्टीट्यूड। क्या आता है एप्टीट्यूड? क्या होता है बताओ, एप्टीट्यूड क्या होता है बताइए। एप्टीट्यूड क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिक्षमता। क्या बोलते हैं? अभिक्षमता। आपका जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जब कभी आप किसी भी नौकरी के लिए जाते हैं तो आपका कौन सा टेस्ट होता है, एटीट्यूड टेस्ट होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बताओ। हेलो हेलो सर अभी क्षमता को देखेंगे ना। अभी क्षमता का तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। देखते हैं कि हम लोग का यूजीसी फर्स्ट पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड होता है आपका ना, होता है कि नहीं होता है आपका? तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी पोटेंशियल आप रखते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, तो वही आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी करियर के दौरान सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। हो सकता है जैसे हम लोग जो जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब या कोई भी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो तो वहां आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उस एप्टीट्यूड टेस्ट से ये पता चलता है कि क्या आप उस कंपनी के लिए फ्यूचर में आप यूजफुल है, प्रोडक्टिव है कि नहीं है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट ही हम लोगों को बताता है कि हमारे अंदर पोटेंशियल कितनी है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? जी सर। ठीक, इसमें फीचर्स क्या होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में? कहता है कि इसमें कहता है योग्यता किसी की क्षमता का लक्षण या संकेत होता है। कहता है एप्टीट्यूड इज सिम्टोमेटिक और इंडिकेटिव ऑफ वन पोटेंशियलिटीज। कहता है योग्यता किसी की क्षमता का लक्षण या संकेत होता है। कहता है किसी की योग्यता की समझ हमें यह जानने में मदद करती है कि वह इसमें क्या कर सकता है और भविष्य में कितना अच्छा कर सकता है। ठीक है, यह जन्मजात क्षमताओं और विकसित क्षमताओं को दोनों का मिला जुला एक संयोजन होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, गॉड गिफ्टेड भी कुछ चीजें हमको मिलती है और कुछ चीजें हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये आपका दोनों चीजें इसमें मिली रहती है आपकी। ठीक है, इसको जो है हम लोग प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग दोनों के द्वारा विकसित कर सकते हैं। कहता है कि इट कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, मतलब इसे अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा विकसित किया जा सकता है आपका। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? इतना बताओ, क्लियर है? बताओ, ये बोलिए। जी हाँ, यहाँ एप्टीट्यूड स्केल आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अब क्या बचता है आपका? बताओ। एप्टीट्यूड के बाद क्या बचता है आपका? सर वो जो नॉमिनल स्केल वगैरह होते हैं वो सब बता दें। अभी नॉमिनल तो आपका उसमें आएगा ना,
टाइप मेजरमेंट में आएगा तो सेक्शन सी में, हाँ सेक्शन सी में आएगा अभी ना। तो यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है ना, पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग सेक्शन सी जब हम लोग पढ़ेंगे तो सेक्शन सी में हम लोग को क्या मिलेगा, आपको सेक्शन सी में आपको मिलेगा नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। इन चारों को कंपेयर करके हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और याद रखिएगा ये जो चारों स्केल होते हैं, सॉरी हाँ चारों मेजरमेंट जो स्केल होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्या होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पर पुटअप जरूर करता है यूजीसीओ। आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, सभी एग्जामों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो हम इसको जो है अब 9 बजे वाली जो क्लास होगी या 8:30 बजे हम करेंगे कि 8:30 बजे वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। सर साइड हो जाइए जरा, सर 9 बजे ही रखें। नहीं 8:30 बजे बेटा, थोड़ा सा टाइम भी हमें मिले ना कंप्लीट कराने में। अगर ऐसे ही अगर लेट हो जाएंगे ना तो सिलेबस कंप्लीट कैसे करा पाएंगे हम। तो अभी सेक्शन ए और बी हुआ है, सी और डी तो बाकी है अभी आपका। जी सर। हाँ तो सी और डी तो सी तो बहुत बड़ा है ना, सी को खत्म करने में समय लगेगा, इसलिए सी इसके लिए 2-2 क्लासें लेंगे तभी हो पाएगा ना। जी सर। चलो ठीक है, तो हम लोग शाम को मिलते हैं, ठीक है। शाम को हम लोग मिलते हैं 8:30 बजे वाली क्लास में, 8:30 या 9 बजे जो भी होगा शेड्यूल हम डाल देंगे पहले से, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।